इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं मुकाबला। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज हम जिस मुद्दे पर मुकाबला करने जा रहे हैं उसे बड़ी संजीदगी से आपको देखना पड़ेगा, और वो ये कि ऐसा क्यों है आज देश में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक तरह से लामबंद होता दिखाई दे रहा है विपक्ष का हर वो नेता जो बस मौका तलाश रहा है। मौका ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे तौर पर प्रहार किया जाए। जब पूरा देश कोरोना के संक्रमण काल से जूझ रहा है, उससे बाहर निकलने की कोशिशें कर रहा है, वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया को लगातार गति देने की कोशिश की जा रही, जहां स्थिति को सामान्य करने में हर कोई लगा हुआ है, वहां पर चाहे राहुल गांधी हो या फिर तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे और कड़े प्रहार करने से कोई पीछे नहीं है, कोई बाज नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि हर किसी के पास इस बात का इंतजार है कि मौका मिले और चौका मारा जाए। और इसी मुद्दे पर आज हम अपनी बहस करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यास तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए उड़ीसा और पश्चिम बंगाल पहुंचे। जब वो बंगाल पहुंचे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समीक्षा बैठक में प्रांत के मुख्यमंत्री यानी कि ममता बनर्जी पहले तो 30 मिनट की देरी से आई। हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए यहां पर आप देखिए किस तरीके से जो मुख्यमंत्री जी का जहां बैठने का स्थान था वो खाली था। क्यों खाली था, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। सबसे पहले तो वो 30 मिनट की देरी के बाद आती हैं, और उसके बाद जब ये मीटिंग शुरू हो जाती है, जहां प्रधानमंत्री तमाम सेक्रेटरीज और बाकी तमाम लोगों के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं, तो ममता बनर्जी आती हैं, एक फाइल पकड़ाती हैं और उसके बाद मीटिंग खत्म हुए बगैर पहले ही बाहर निकल जाती हैं, यह कहते हुए कि उनके पास और बहुत काम है, बहुत दूसरी मीटिंग्स है, वो रिलीफ के लिए दीघा जाना चाहती हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि क्या प्रधानमंत्री जी की समीक्षा की बैठक बेकार थी? पहले यह कहा गया कि वो इसलिए नहीं आना चाहती थी क्योंकि शुभेंदु अधिकारी को इस बैठक में बुलाया जा रहा था, जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। शुभेंदु अधिकारी विपक्ष के नेता है, उनको बुलाए जाने पर क्या आपत्ति होनी चाहिए किसी को? लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री जी ने अपने तेवर के हिसाब से काम किया। इससे पहले भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्पष्ट तौर से कहा था कि जो प्रधानमंत्री की समीक्षा बैठक है कोरोना को लेकर, बिल्कुल फ्लॉप है, फ्लॉप शो है। ठीक इसी अंदाज में आज राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़े मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की है। उनकी बातें भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन आइए अब आपको दिखाते हैं कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने क्या लिखा। राज्यपाल ने आज अपने ट्वीट में लिखा कि अगर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अधिकारी प्रधानमंत्री की रिव्यू मीटिंग में हिस्सा लेते तो राज्य और यहां के लोगों का भला होता। टकराव का रुख राज्य या लोकतंत्र के हित में नहीं है। मुख्यमंत्री और अधिकारियों की गैर भागीदारी संवैधानिक या कानून के शासन के साथ तालमेल नहीं रखती। यह ट्वीट करना पड़ा राज्यपाल को। आखिरकार ऐसा ट्वीट क्यों करना पड़ा राज्यपाल को, यह एक बड़ा मसला है। क्या मीटिंग में शामिल न होना अपने आप में बड़ा मुद्दा है, या दरअसल मुद्दा यह है कि लोगों को राहत कैसे मिले? इन तमाम मुद्दों पर और उसके साथ साथ राहुल गांधी ने आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री पर प्रहार किया है, इस पर भी आज बड़ी बहस कर रहे हैं। 5:10 पर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और उसके साथ साथ कांग्रेस के नेता होंगे। फौरन लौटते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मुकाबला, और मुकाबला में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चौतरफा घेरने की कोशिश की जा रही। पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोरोना के मामले पर घेरने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बंगाल और उड़ीसा की यात्रा पर थे, जहां पर वो दोनों राज्यों में हुई क्षति की समीक्षा कर रहे थे, तो इस दौरान ममता बनर्जी ने उनकी बैठक में 30 मिनट बाद हिस्सा लिया, और हिस्सा लेना तो दूर, वहां पर एक फाइल रखी और उसके बाद निकल गई। बाहर निकलकर उन्होंने कहा कि उनको 20,000 करोड़ की राहत की उम्मीद है, 10,000 करोड़ ताकि वो दीघा को एक बार फिर से पुनर्जीवित कर सकें, और 10,000 करोड़ ताकि वो सबअर्बन डेवलपमेंट पर अपने पूरे काम कर सकें। लेकिन प्रधानमंत्री जी से बातचीत करने के लिए उनके पास वक्त नहीं था। इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए नुपुर शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी से मौजूद रहेंगी, मुकेश शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ रहेंगे, मानव जायसवाल प्रवक्ता टीएमसी हमारे साथ रहेंगे। हम एक बस छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बने रहिए हमारे साथ, तुरंत वापस आते हैं। मुद्दा गर्म है, क्या प्रधानमंत्री को चौतरफा घेरने की कोशिश हो रही है? आप देख रहे हैं मुकाबला, और अब मुकाबला शुरू करते हैं। नुपुर शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी से, मुकेश शर्मा जी कांग्रेस से और मानव जी हमारे साथ मौजूद हैं तृणमूल कांग्रेस से। तो पहला सवाल नुपुर जी मैं आपसे पूछूं, जिस तरह से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने जो टिप्पणी की है और उन्होंने अपने ट्विटर में साफ तौर पर लिखा है कि अगर
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री मिलकर काम करें तो शायद लोगों का भला ज्यादा हो सकता है। 30 मिनट देरी से बैठक में आती हैं, समीक्षा बैठक में, और उसके बाद बाहर तुरंत निकल जाती हैं एक फाइल देकर और फिर कहती हैं कि 20,000 करोड़ की मदद दीजिए। ये सब जानते हुए कि प्रधानमंत्री जी समीक्षा बैठक के लिए आ रहे हैं, इसे किस नजरिए से देखें? नमस्कार आपको, सभी पैनलिस्ट को और सभी दर्शकों को। पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी मेरे ऊपर कोई ना बोले, वैसे हम लोग स्काइप से जुड़े हुए हैं, इससे डिबेट खराब होती है। दूसरी बात मैं कहूंगी कि पहली बार तो हो नहीं रहा है कि ममता दीदी ऐसे झटक पटक करके किसी मीटिंग में से ऐसे स्टॉर्म आउट कर गई हो। आपको याद होगा जनवरी के अंदर नेताजी की कैसे बर्थ एनिवर्सरी में से जो एक सरकारी कार्यक्रम था भाई, केंद्र सरकार का कार्यक्रम था, किस तरीके से और किसी, मैं बोलना नहीं चाह रही, बदतमीजी से स्टेज के ऊपर अपना भाषण दिए बिना चली गई। हाल ही में आपको याद होगा, हफ्ते 10 दिन पुरानी बात है, डीएम की बैठक हुई थी तो उन्होंने अपने राज्य के डीएम को बोलने तक नहीं दिया। जबकि मीटिंग क्यों थी, बैठक क्यों थी कि पूरे देश के अंदर से 10 डीएम बोलेंगे जो बेस्ट प्रैक्टिसेस एम्प्लॉय कर रहे हैं कोरोना वायरस की महामारी से लड़ने के लिए और जूझने के लिए। तो अपने एक्सपीरियंस से डीएम से ये दरख्वास्त थी कि बताइए कि आप कैसे जूझ रहे हैं, आप कैसे अपने डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में कैसे आप कंटेनमेंट जोन मैनेजमेंट कर रहे हैं, कैसे आप टीकाकरण कर रहे हैं, कैसे आप एम्बुलेंस, तो कैसे आप अस्पतालों में मैनेजमेंट कर रहे हैं। उन्होंने अपने डीएम को बोलने नहीं दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी। मैं बोलना नहीं चाह रही लेकिन इससे उनकी चिढ़ दर्शाता है। और आपको याद होगा पिछले साल भी साइक्लोन के लिए जो पैसे गए थे, कुछ 2700-2800 करोड़ रुपए गोल हो गए, खा लिए हैं सरकार ने। कुछ 4100 कंप्लेंट्स लोगों की जिन्होंने रिलीफ मांगा उसी केंद्र पैकेज से, आज तक उनकी कंप्लेंट्स जारी पड़ी हुई है क्योंकि वो पैसों से जो पैसे दिए राज्य सरकार में, वो राज्य सरकार ने आगे लोगों को, पीड़ित लोगों को आगे ही नहीं करे। तो ये पैसे मांग लेना, जवाबदेही ना देना, झटक पटक करना, अरे अन्य राज्य में भी तो हो रही है प्रधानमंत्री की बैठक, वो सब ऐसे क्यों नहीं करते? 17 मार्च की बैठक मुद्दा आपने ऊपर जी उठाया है, मैं चाहता हूं कि मानव जी आप इसका जवाब दें और साथ साथ ये भी बताइएगा कि जब बीते 24 घंटे पहले मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री जी के पूरे कार्यक्रम की जानकारी थी, उन्हें 2 बजे ही ये जानकारी कल दे दी गई थी, तो फिर मीटिंग में पहले तो देर से पहुंचना, उसके बाद फाइल थमाकर बाहर निकल जाना, ये कहते हुए कि मैं दीघा जा रही हूं, कहां तक उचित और सही है? सर पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है, पूरे देश को आपके चैनल से मैं नमस्कार कहता हूं। और जहां तक ये कोविड की जो स्थिति है, जो महामारी है, मैं ईश्वर से भी कामना करता हूं कि जल्द से जल्द हम इसके ऊपर निजात पा सकें। आज सर बंगाल काफी ग्रसित है, काफी दुखी है कि जिस तरीके से दीघा और हमारे जो सदर्न बंगाल में जो जगहें हैं जहाँ पे जिस तरीके से ये तूफान ने हाहाकार मचाया है और काफी लोग अपने घर से बेघर हो रखे हैं जी, बहुत सारी संपत्तियों का नाश हुआ है। और जिस तरीके से परस्पर हमारी जो मुख्यमंत्री है, एक महिला होते हुए पूरे रात भर उन्होंने नौबंदों में रहते हुए पूरा संज्ञान लिया याच का, जहां तक भी हमारी राहत सामग्री जा सकती है हमने उसका निर्वाह किया है। अभी भी सर वो दिन रात मेहनत कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं कि जहां जहां तक वो पहुंच सके, एक ममत्व का निर्वाह करने की वो परस्पर प्रयास कर रही हैं। जी सवाल कुछ अलग था सर, बात है दीदी का जो मीटिंग, जो मैं बता दे रहा हूँ सर जी, जहां तक हमारे प्रधानमंत्री जी की जो बात है, कलाईकुंडा में उन्होंने प्रधानमंत्री जी से बात करी, उन्होंने उनको कुछ फाइलें दी, उन्होंने उनको बताया कि भाई हमको दीघा परस्पर सुंदरबन, आपको पता है सुंदरबन वर्ल्ड का सबसे ब्यूटीफुल मैंग्रोव्स है जहाँ पे, और इसका अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है और वर्ल्ड हेरिटेज में भी है ये। तो जहां तक बात आ रही है सर, तो सर ने उन्होंने मैडम ने ऑलरेडी बताया हमारे प्रधानमंत्री जी को और बताया कि ये हमारी लगेंगी कि, लेकिन उनकी ऑलरेडी दीघा में मीटिंग थी, वो लोगों के साथ मिलना चाहती थी, वहां पे राज्यसभा जिस तरीके से चल रही है ऑलरेडी शेड्यूल था। तो प्रधानमंत्री जी के साथ पूरा परस्पर बात हुआ और जितने भी फाइलें थी, जितने भी हमारे डिपार्टमेंट जी थे, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आमतौर पर रोकता नहीं हूं, लेकिन आपको रोक कर बस इतना पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी समीक्षा बैठक के लिए पहुंचते हैं, उड़ीसा में भी पहुंचे, वहां पर तो नवीन पटनायक जी ने ऐसी कोई चीज नहीं प्रदर्शित की कि उनके पास बहुत काम है। मुझे कोई शक नहीं है कि ममता जी के पास भी बहुत काम होगा, लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी के लिए आधे घंटे का वक्त भी नहीं निकाल सकती थी? 30 मिनट की देरी से आना, फाइल थमाना और धमधम निकल जाना, बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये अपने आप में सही है? यही सही आचरण है? नहीं सर, देखिए आप इसको आउट ऑफ द बॉक्स जो आप ले रहे हैं, नहीं मैं आउट ऑफ द बॉक्स नहीं ले रहा हूं, मैं सीधे पूछ रहा हूं आपसे। नहीं बताइए, मैं भी एक कंपनी में काम करता हूं, अगर मेरे बॉस मुझे बुलाते हैं और कहते हैं कि मुझे तुमसे मिलना है, तो क्या मैं आधे घंटे देरी से पहुंचूं और उसके बाद एक कागज थमाऊं और निकल जाऊं, ये कहते हुए कि मेरे पास बड़ा काम है? ये सही होगा?
नहीं सर, आपने टोटली जो आप सीईओ को, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को और जननेत्री में तुलनात्मक ना करें। ये कोई प्रॉफिट मेकिंग यूनिट तो है नहीं। हमारा ये जो हमारी जो मुख्यमंत्री है, ये प्रॉफिट करने के लिए तो काम नहीं कर रही है, ये तो समाज के लिए सेवा करने का काम कर रही है। आप तब उनको चुनौती करते कि भाई वो जब परस्पर सेवा में नहीं है, अगर वो काम नहीं कर रही होती, अगर वो लोगों के साथ नहीं जुड़ रही होती, अगर वो लोगों के पास नहीं जा रही, मुझे लगता है कि इसका जवाब नूपुर जी बेहतर दे सकती हैं। मैं आता हूं मुकेश जी आपके पास, लेकिन नूपुर जी इसका जवाब पहले आप दे दीजिए। नूपुर जी प्लीज। वहां थे और हमारे सारे जो मैं मानती हूँ वो सब आपदा में अजय जी मैं बोल सकती हूँ उनके साथ जी। मानव जी प्लीज, नूपुर जी आपका जवाब दे रही। मानव जी प्लीज सुनिए ना। हमारे जो प्रधानमंत्री है वो काफी सचेत है, उनको पता है कि भाई देखिए आपको इनको चुप करना पड़ेगा, चुप नहीं होंगे। आपको पता होना चाहिए इनके बारे में, चुप नहीं होंगे। आपके बार बार बोलने के बाद भी चुप नहीं होंगे, इनकी आदत है। चलिए कुछ नहीं, अब सिर्फ मानती हूँ कि आज आपदा के समय पे दीदी बहुत बिजी है, मान लिया, चलो मानते हैं आपदा का समय है और बहुत उनके पास कुछ गंभीर विषय होते हैं जिनको टैकल करना है। लेकिन क्या 2014 से वो इतनी ज्यादा बिजी चल रही है? क्या हमेशा आपदा आ रही है वेस्ट बंगाल के अंदर कि इतनी तमाम मीटिंग मिस कर ली? चलो सुनिएगा, 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ पॉलिसी इंफ्रास्ट्रक्चर बैठक, सुनिएगा 2015 के अंदर लैंड बिल की बैठक, 2019 में नीति आयोग की गवर्निंग बॉडी बैठक, 2019 में वन नेशन वन इलेक्शन की बैठक, 2020 के अंदर कोरोना वायरस कॉमन स्ट्रैटेजी की बैठक, 2021 में 17 मार्च को कोविड कंट्रोल बैठक। ये मतलब 2014 से चलता आ रही है क्या आपदा, ये यास का साइक्लोन? बताइएगा मुझे जरा। और दूसरी बात गौरतलब है, यही दीदी है जिन्होंने 2 ऐसे बयान दिए हैं, ये सीईओ और एम्प्लॉय नहीं मानती मैं, लेकिन 2 बयान जिन्होंने दिए, फेडरल स्ट्रक्चर संविधान तो मानेगी दीदी ने सार्वजनिक रूप से 2 बयान दिए कि मैं प्रधानमंत्री को नहीं मानती और मैं प्रधानमंत्री को थप्पड़ मारूंगी। तो जो प्रधानमंत्री को नहीं मानती है उनको क्या फिक्र होगी राज्य की, वेस्ट बंगाल राज्य की? अरे आपकी क्या तकलीफ है आके वो तो बता देती, किस तरीके से लोगों की मदद हो सकती है केंद्र सरकार से वो तो बता देती। इसका मतलब आपको चिंता ही नहीं है बंगाल के लोगों की। और देखिए प्रॉफिट तो एक तो मानती हूँ कॉर्पोरेट नहीं है, लेकिन प्रॉफिट दीदी के भतीजे कमा रहे हैं, वो ना कमा रही हो। चलिए नूपुर जी आपके सवाल का जवाब अभी मानव जी से ले लेते हैं और उसका आंसर मुकेश जी के पास आता हूं। मुकेश जी प्लीज। जी सर मुझे आपत्ति है। जी हेलो सर, सुन रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये जो बात करती है ना नूपुर जी, मैं अंतरिक्ष से आती है बात करने के लिए। प्रॉब्लम इनके क्या है? हाँ सर मेरा करिए सर। प्रॉब्लम इनका क्या है कि ये व्यक्तिगत रूप में आलोचना कर सकती है, लेकिन कहीं पे भी लोगों के पास कोई भी कागज कलम नहीं है कि भैया जाइए, अगर आपके पास न्यायपालिका है जाइए उनसे बात करिए। हम सेवा कर रहे हैं, इनको उसमें प्रॉब्लम है। हम कोरोना सेवा कर रहे थे, आज हम माइक्रो लेवल की बात कर रहे हैं। सच में संविधान की समझ नहीं है अजय जी। दीदी बैठक मिस कर रही है तो हम न्यायपालिका जाएंगे? नहीं, न्यायपालिका तो दीदी गई थी, सीबीआई इतनी बिजी चल रही है कि सीबीआई चली गई अपने अक्यूज सस्पेक्टेड मंत्रियों को लेके दबाव डालने के लिए। भूलेगा मत कानून मंत्री के साथ, जिसके ऊपर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने क्या कहा था, आप लोगों के पास सारे शस्त्र हैं, प्रयोग दुरुपयोग सब आपने कर दिया है। उसके बाद आप लोग जो हार गए हैं, यहाँ की बौखलाहट आप छोड़ दीजिए। सामने आ गई से कोई न्यायपालिका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमारे पास एक ही है कि भैया आज हम जिस तरीके से एक त्रासदी जो बनाई हुई है हमारे प्रधानमंत्री जी ने और इलेक्शन कमीशन के द्वारा, और एक त्रासदी हमको भगवान ने दी है। इलेक्शन कमीशन पे आज जिस तरीके चुनाव नहीं चल रहे, उसके बीच में अगर हम कार्य का निर्माण कर रहे हैं और हम लोगों के पास जा रहे हैं तो क्या करें? जो मैंने कहा है उसका जवाब दीजिए कि दीदी इतनी कहाँ बिजी है कि आए दिन बहुत ही गंभीर विषय पे बैठक में जाती होती है। आप प्रचार तंत्र चलाना चाहते हैं, आपको मुखौटा चाहिए, आपको फोटो देना है वैक्सीन लेकिन आपको चुनाव चल रहे फोटो नहीं देना है। नीति आयोग गवर्निंग बॉडी के टाइम पे चुनाव चल रहे थे, वन नेशन वन इलेक्शन के टाइम पे चुनाव चल रहे थे, पॉलिसी इंफ्रास्ट्रक्चर बैठक के टाइम पे चुनाव चल रहे थे। लेकिन अरे कोरोना वायरस पिछले साल में चल रहा है, उसमें 2 बैठक दीदी ने मिस कर। अच्छा मानव जी, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आप दोनों के बीच में आ रहा हूं। मानव जी नूपुर जी एक मिनट मुझे एक सवाल पूछने दीजिएगा जरा। अच्छा मानव जी जरा इस बात का जवाब दीजिए। मेरे पास अभी जो जानकारी आ रही है उसके आधार पर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। जिस परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे मीटिंग करने के लिए,
उसी परिसर में ममता बनर्जी भी मौजूद थी, जो चीफ सेक्रेटरी वेस्ट बंगाल के हैं वो भी मौजूद थे। जो प्रेजेंटेशन दिया जाना था उसे पूरी तरीके से तैयार रखा गया था, लेकिन उस प्रेजेंटेशन को नहीं दिया गया जब तक कि ममता बनर्जी वहां पहुंची नहीं, जो कि 30 मिनट बाद हुआ। उसके साथ साथ जब तक ममता बनर्जी ने आदेश नहीं दिया तब तक किसी भी अधिकारी ने कोई चर्चा प्रधानमंत्री जी से नहीं की। यह जानकारी अभी मेरे पास आई है। जरा आप मुझे बताइए, प्रधानमंत्री जी समीक्षा बैठक के लिए पहुंच रहे हैं, देश में फेडरलिज्म नाम की कोई चीज है कि नहीं? सेंटर के मुखिया, देश के मुखिया पहुंच रहे हैं बंगाल में समीक्षा करने के लिए, और मुख्यमंत्री समेत तमाम अधिकारी तंत्र जवाब देने की तैयारी तक नहीं करता है। इसे आप किस नजरिए से देखेंगे साहब? नहीं सर, सही बात बोला सर। फेडरलिज्म की बात करी ना सर आपने, ये वैक्सीनेशन फेडरलिज्म की तरह से ही आ रहा है। नहीं, वैक्सीनेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी आज की बात कर रहा हूं। आज की बात बताइए, क्या उस परिसर में मुख्यमंत्री मौजूद थी कि नहीं? आपने ज्ञान कराया सर, हमको पता नहीं था फेडरलिज्म क्या होता है सर। सॉरी सर, हमको पता नहीं था, हमको आज पता चला, आपके सामने अवगत हुए हम। क्या सर दिव्य ज्ञान मिल गया हमको सर। सुनिए जी, हम आपको बता रहे हैं, मैडम जो हमारी मुख्यमंत्री हैं वो परस्पर सेवा कर रही है। हमारे लिए सिर्फ एक ही मंत्र है, सेवा का मंत्र। अच्छा, हम अपने लोगों के साथ परस्पर जुड़े हुए, हमारे लिए और कोई प्रचार तंत्र नहीं है, हमारे पास कोई प्रचार तंत्र की शैली भी नहीं है। मानव जी इसमें प्रचार की कहां बात आ रही है? देखिए ऐसा है कुछ परंपराएं हैं, कुछ रीतियां हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी पूरे देश के मुख्यमंत्री लोगों की सेवा नहीं करते, सिर्फ ममता बनर्जी करती हैं, ऐसा तो है नहीं। बाकी लोग क्या करते हैं? राजनीति करते हैं। अगर प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो उनके साथ शिष्टाचार में आप मीटिंग भी नहीं करेंगे। ये तो बात समझ के आप उसी परिसर में मौजूद हैं, आप उसी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन आप मीटिंग में नहीं आएंगे। ये बताइए कौन सी जनसेवा है साहब? नहीं सर, इसका मेरे को उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर दीदी वहां पे उस परिसर में है तो मैं लिखित बोल सकता हूं कि नहीं करके भी उनके पास और भी बहुत सारे गरीब लोग या कुछ बिल्कुल जरूर। अच्छा चलिए, अच्छा ये बता दीजिए कि फिर चीफ सेक्रेटरी के पास पूरे मीटिंग में 30 मिनट तक चुप रहने का क्या औचित्य था? ये मानना है नहीं मानव जी, देखिए मैं आपको बहुत ही तार्किक व्यक्ति मानता हूं। के साथ काम कर रही है, सेवा कर रही है। बिल्कुल ठीक है, चलिए मैंने आपको आपके इस पॉइंट को अगर मैं मान भी लूं तो मैं बहुत तार्किक आदमी मानता हूं। आप मुझे इतना बता दीजिए कि चीफ सेक्रेटरी वहां पर बैठे हैं, बाकी तमाम सेक्रेटरीज बैठे हैं, प्रेजेंटेशन तैयार है, लेकिन जब तक ममता बनर्जी नहीं आएंगी तब तक 30 मिनट तक प्रेजेंटेशन भी नहीं दिया जाएगा। क्या यह भी जनता की सेवा के लिए रोक कर रखा गया था? नहीं सर, जहां तक मुझे तो ज्ञात होता है सर, कभी भी मैं जहां तक भी गया हूं जी, मुझे ये टाइम रिकैप करना, रिकवर करना, ये सब मुझे समझ में नहीं आता। अगर कोई भी स्लाइड्स अगर होगी तो दोनों के परस्पर पता होगा कि 5 मिनट में आ रही है, वो 5 मिनट 10 मिनट हो गया होगा। चलिए मैं यही जवाब मुकेश जी से लेता हूं। मुकेश जी, आपकी सरकार भी कई राज्यों में है, आप भी विपक्ष की पार्टी के तौर पर हैं। क्या ऐसा संभव है कि प्रधानमंत्री जी समीक्षा के लिए आए और आप मिलने का वक्त भी ना निकाल पाए? क्या ये सही है? देखिए सर, ऑलरेडी बहुत सारे हुए थे, बहुत सारे जगह विजिटिंग की। मुकेश जी प्लीज, मानव जी प्लीज, मैं जरा मुकेश जी से चर्चा कर रहा हूं। जी अजय जी, आपका बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा मैं बीच में नहीं बोला जी, मेरी बात सुन ली जाए, कोई बीच में ना बोले, आशा करता हूं जी। मेरा अजय जी ये कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आपदा में अवसर ढूंढकर राजनीति करने का कोई मौका छोड़ते नहीं है, और फेडरल स्ट्रक्चर पर हमला करना केंद्र सरकार की आदत बन गई है। मैं एक बात बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, ये आंकड़े कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। जहां जहां भी जिन प्रदेशों में गैर कांग्रेसी सरकारें हैं उनके साथ केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार करती है। दूसरी बात, कोरोना वैक्सीन से लेकर, चक्रपात से लेकर, आपदा से लेकर हर चीज में भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में ज्यादा, प्रधानमंत्री जी के रूप में कम मोदी जी काम करते हैं। क्या यह संवैधानिक व्यवस्था है? क्या इस देश में इससे पहले सरकारें नहीं रही हैं? और यह बहुत गलत तरीका है। देश के लोग इससे खिन्न हैं, नाराज हैं। मुकेश जी, इससे पहले कि मैं सवाल पूछूं, नूपुर जी आपके लिए इंतजार कर रही हैं। नूपुर जी जवाब दें प्लीज। प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, उनकी अपनी प्रतिष्ठा में इतने छेद हो चुके हैं जो रफू नहीं होंगे। चलिए नूपुर जी, प्रधानमंत्री जी के प्रतिष्ठा में इतने छेद हो चुके हैं कि वो छलनी से भी ज्यादा तार-तार है। नूपुर जी
की मदद करें। अजय जी, अभी और मुकेश आपका जी मैं ने लोगों कुछ की चीजें मदद बोली करने है। के साथ ईमानदारी से मैं भाजपा के नेता भी अच्छा मुकेश जी प्लीज आपने अपनी बात रखी है, अब जरा नूपुर जी की बात सुनिए प्लीज। आग्रह है, विनम्र आग्रह। मुकेश जी प्लीज प्लीज सुनिए सर। सर सुनिए सर, नूपुर जी क्या कह रही है जरा मुकेश जी सुनिए। आपने कहा कि दूसरों को मौका दीजिए, कोई बीच में ना बोले। अब जरा आप नूपुर जी को मौका दीजिए प्लीज। नूपुर जी चलिए, अभी मुकेश जी ने कहा कि जहां जहां गैर कांग्रेसी सरकार है वहां मोदी जी की सरकार सौतेला व्यवहार करती है। मतलब गैर कांग्रेसी सरकार मतलब कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां मोदी जी सौतेला कर रहे हैं और आपसे अपना वाला कर रहे हैं व्यवहार। आप मानते हैं कि मोदी जी कांग्रेस की सरकारों के साथ सौतेला व्यवहार नहीं कर रही है? आपने मान लिया अभी टीवी के ऊपर, या तो आपकी हिंदी कमजोर है। आपने कहा जहां जहां गैर कांग्रेसी सरकार है वहां मोदी जी सौतेला व्यवहार करते हैं। दो बिंदु पे बोलूंगी, मैं चुप हो जाऊंगी, मैं इनके ऊपर नहीं बोलूंगी। क्या हो गया इनको? क्या अब बात इनके मुंह से निकल गई, निकल के तो दबा क्यों रहे हैं? जहां जहां गैर कांग्रेसी मतलब के भारतीय जनता पार्टी अरे वहां मोदी जी सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है, आप मानते हैं इस बात को? जहां पे केंद्र सरकार को विदेशों से मदद मिली है, अजय जी आपको चुप कराना पड़ेगा, नहीं तो मैं चुप हूं। आप इनसे बुलवा लीजिए। मुकेश जी आपने अपनी बात रखी है, अब जरा नूपुर जी को तो अपनी बात रखने का मौका दें प्लीज। जी नूपुर जी गलत बात नहीं, चलिए आप बोलिएगा, बिल्कुल बोलिएगा। जरा उनकी बात देखिए, अगर एक साथ दो आदमी बोलता है वो रफू नहीं होने वाले। मैं फिर बोल रहा हूं, मुकेश जी आपने अपनी बात रख ली, अब जरा दूसरों को बोलने का मौका दें, अन्यथा दो आदमी एक साथ बोले किसी को समझ में नहीं आता क्या बोल रहा है कोई। प्लीज नूपुर जी। अजय जी पूरे दर्शकों के लिए, मुकेश जी के लिए, सभी के लिए बहुत जरूरी है आप रिवाइंड करके दिखाइएगा कि जब अपने बिंदु बोल रहे थे ये, तो सबसे पहले मुकेश जी ने कहा जहां जहां गैर कांग्रेसी सरकार है वहां मोदी जी की सरकार सौतेला व्यवहार करती है। तो अब हम तो मानते हैं, क्योंकि विदेशों से जो भी मदद आई है आपको जान के आपको अच्छा लगेगा कि अच्छा चलिए नूपुर जी 55% उसको स्लिप ऑफ द टंग मान लेते हैं नूपुर जी। अच्छा नूपुर जी एक सेकंड मुकेश जी प्लीज, मैं आपसे बार बार आग्रह कर रहा हूं। हिंदुस्तान में जो लाखों मुकेश जी मैं आपसे बार बार आग्रह कर रहा हूं, आपकी जबान फिसल गई, मान लीजिए ना इसको। तो चिढ़ जाएंगे क्या मुकेश जी? आपकी जबान फिसल गई, होता है, कोई बात नहीं, मान लीजिए इसको। मुद्दा बढ़ाते हैं आगे। मचल क्यों रहे? अच्छा नूपुर जी चलिए, नूपुर जी प्लीज। अच्छा नूपुर जी एक सेकंड, मुकेश जी प्लीज, मुकेश जी प्लीज एक मिनट। नूपुर जी मान लीजिए कि इनकी जबान फिसल गई, इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए मुद्दे पे आते हैं। और कहते हैं तथ्य तो सुन लो, इसे चिल्लाने से क्या होगा? क्या होगा चिल्लाने से? अब जब विदेश आपको चुप करना पड़ेगा। अजय जी मैडम मैं नहीं बोलूंगी, मैं चुप हूँ। नहीं अब वो चुप हो गए, अब वो चुप हो गए। बोलिए नूपुर जी बोलिए जल्दी, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। नूपुर जी इसलिए आइए मुद्दे पर आइए। हाँ प्लीज, विदेश से जो भी हमें मदद मिली है, जो भी हमने इंपोर्ट किया है, ऑक्सीजन हो, दवाइयां हो, कुछ भी हो, जिस तरीके की भी मदद है, आपको जान के खुशी होगी मुकेश जी 55% हमने कांग्रेस शासित राज्यों में दी है, बाकी 45% देखिए क्यों बोल रहे हैं? अब तो मैं तथ्य दे रही हूँ, क्या हो गया? सरकार कर रही है। अरे मुकेश जी आप अगर इसी तरीके से लगातार बोलते रहेंगे तो किसी और को बोलने का तो मौका ही नहीं मिलेगा सर। सर आप जरा थोड़ा सा धीरज तो रखिए। बहस का मतलब होता है कि एक दूसरे की बातों को सुने, प्लीज। गलत बयानी तो नहीं सुनूंगा मैं। अरे साहब मुकेश जी आप बहस को डिरेल करेंगे तो हमें इंडिया टीवी पर जो हम नहीं करते वो करना पड़ेगा, और वो ये है कि आपका ऑडियो डिप कर दें। ये तो गलत बात है ना साहब, हमें वो करने के लिए मजबूर मत कीजिए जो हम नहीं करना चाहते, जो अनैतिक है। उसका ऑडियो डिप होगा, नहीं तो आप किसी नहीं तो प्लीज तो आप सुनिए सही, कम से कम आप मतलब आप पूरा आप देखिए, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं डिबेट को डिरेल मत कीजिए, एक दूसरे की बात को शांति से सुनिए प्लीज। नहीं प्लीज बहुत हो गया, प्लीज नूपुर जी प्लीज। देखिए साफ सी बात तो ये है कि कांग्रेस शासित प्रदेश कम है इस देश के अंदर, उसके बावजूद 55% इनको मदद दी जा रही है जो बाहर से आ रही है। यहाँ पे भाजपा शासित राज्य ज्यादा है, फिर भी उनको केवल 45% मदद दी जा रही है। आपको कुछ नहीं पता, आप पढ़ के आया कीजिए। आप साढ़े 14,000 मौतें होती है 25 जिलों में, आप उसे 4,000 से कम और इस सरकार ने कोरोना काल के अंदर गैर जिम्मेदारी से काम किया है, इसने अपना
राजनीतिक आप एजेंडा बना लाशें दिया छुपा है। रहे हैं। इनको अरे कोरोना राजस्थान के कोई अंदर मतलब नहीं है। महिला के साथ और दुष्कर्म होता है। राजस्थान में 2020 में जब राहुल जी ने सरकार को चेताया था, आखिर ये सरकार कर क्या रही थी? बता दीजिए, आप इकबाल सिंह चहल बंबई के कमिश्नर कहते हैं कि अगर केंद्र सरकार नहीं होती तो हमारा कुछ नहीं होता था। केंद्र सरकार ने कदम कदम पे हमारी मदद करी है। आप सही तक से दीजिए, सही आंकड़े दीजिए, दीजिए आंकड़े, दीजिए आंकड़े। आंकड़े दो मुकेश, आंकड़े दो। जितना तो मैं भी सकती हूँ, जितना तो मैं भी सकती हूँ, तुम आंकड़े दो। तुम्हारा ये जो राहुल गांधी है, टूल किट के हिसाब से भारत की बदनामी, भारत की बेइज्जती करने में लगा हुआ है। तुम करते क्या हो मुकेश जी? तुम मुझे सही आंकड़े दो ना, मैं मांग रही हूँ आपसे। पूरे राजस्थान में 25 जिलों के अंदर 14.5 मृत्यु आपने सिर्फ 4,000, आपने 4,000 से कम करके दिखाई। अच्छा चलिए नुपुर जी आपने अभी राहुल गांधी का नाम लिया। नुपुर जी और मुकेश जी, अभी नुपुर जी ने राहुल गांधी का नाम लिया, तो मुझे लगता है कि ये सही वक्त है जब हम राहुल जी ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसकी कुछ बातें भी आपको सुनाते हैं, ताकि हम इस कॉन्टेक्स्ट में भी चर्चा करें कि क्या वाकई में सब लोग मिलकर एक साथ सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने जो किया उस पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं और भी करेंगे आगे, लेकिन जरा यह देखिए कि राहुल गांधी जी ने आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है। मुख्य बातें अभी आपके सामने। फॉरेन मिनिस्टर भाषण दे रहे हैं कि हिंदुस्तान ने अपना नाम बना लिया, अलग अलग देशों को हमने वैक्सीन दिया, वैक्सीन डिप्लोमेसी कर रहे हैं। हिंदुस्तान के 3% को आपने वैक्सीन दी, मतलब 97% लोग को कोरोना पकड़ सकता है। आपने दरवाजा खुला छोड़ रखा है। अमेरिका ने अपना आधा पॉपुलेशन वैक्सीनेट कर दिया, ब्राजील जैसे देश ने 8% 9% वैक्सीनेट कर दिया। वो वैक्सीन कैपिटल नहीं है, हम वैक्सीन कैपिटल हैं, हम वैक्सीन बनाते हैं। ये जो सेकंड वेव है ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने जो नौटंकी की, प्रधानमंत्री ने जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, इसका कारण सेकंड वेव है। और मैं देश को अभी बता रहा हूं, अगर वैक्सीनेशन इसी रेट पे चलता गया, मतलब आज के प्लान पे अगर आप चलें तो मई 24 में हिंदुस्तान की पूरी जनता का वैक्सीनेशन होगा। अगर इस रेट पे वैक्सीनेशन चलता गया तो थर्ड वेव आएगी, फोर्थ वेव आएगी, फिफ्थ वेव आएगी। तो नुपुर जी, प्रधानमंत्री नौटंकी कर रहे हैं, राहुल गांधी तो यही मानते हैं। देखिए अजय जी, अब मैं अपेक्षा रखूंगी, ये नहीं बोलेंगे, पता नहीं क्यों इतना बौखला रहे हैं मुकेश जी। देखिए मैं आपके ऊपर नहीं बोली, अपेक्षा है आप मेरे ऊपर नहीं बोलेंगे, ऐसे डिबेट खराब होती है। किसी की बात, आपको अपना समय मिलेगा। आप इज्जत को रफू करना चाहते हैं, आप बौखला रहे हैं मुकेश जी, शोभा भी नहीं देता। आपको एक महिला से बात करनी नहीं आती, आपको उसको आवाज दबानी भी है, आपको सुनना भी नहीं है। क्या है, आपका स्टेज मिलेगा, आपको जाके भाषण दीजिएगा, अभी मत चिढ़िए इतना। चलिए, ये कहते हैं राहुल गांधी जी, मोदी जी को कोरोना समझ नहीं आया, मतलब कि देश दुनिया के आपने आंकड़े तो दिए नहीं उसको काउंटर करने के लिए। देना आंकड़े, आप ढूंढिए, गूगल करिए, तब तक मेरी बात सुनिए। देखिए मोदी जी कहते हैं कि भैया मोदी जी को कोरोना समझ नहीं आया। कौन बोल रहा है कि मोदी जी को कोरोना समझ नहीं आया? वो राहुल गांधी जिसको खुद किसी चीज की समझ नहीं है, मतलब कि देश के वैज्ञानिकों को, डॉक्टरों को कोरोना की समझ नहीं है, लेकिन राहुल गांधी को समझ है। राहुल गांधी वो है, वो व्यक्ति है जो पिछले साल, अजय जी गौर कीजिएगा, आप इनको अच्छा मुकेश जी, मुझे क्या करना पड़ेगा ताकि आप कम से कम शांति से सुन सके कि दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं? क्या करना पड़ेगा साहब बताइए मुझे। इस मकसद से आए हैं ये। देखिए 4 बिंदु मैंने भी इनके लिखे, मैंने राहुल गांधी जी की पूरी प्रेस वार्ता सुनी थी, जरा ध्यान से गौरतलब है। पहले कहते हैं कि मोदी जी को कोरोना वायरस की समझ नहीं है, मतलब सिर्फ राहुल गांधी को है, देश के वैज्ञानिक, डॉक्टर, विश्व के वैज्ञानिक डॉक्टर, किसी को नहीं, सिर्फ राहुल गांधी को है। पिछले साल के बयान अच्छी तरीके से याद है मुझे। एक माह में आके कहते हैं लॉकडाउन करो, लॉकडाउन करो, लॉकडाउन करो, 3 हफ्ते बाद करें लॉकडाउन करने से क्या होगा, दरवाजा खोलोगे तो कोरोना बाहर जाएगा। फिर इसी साल की बताती हूं मैं आपको, एक माह में कहते हैं डिसेंट्रलाइज करो, वैक्सीनेशन मतलब टीकाकरण की जो ड्राइव है ये राज्य सरकार के अधीन इसका पूरा
प्रबंधन दो। उसके अगले माह उनकी मम्मी माताजी सोनिया जी वो एक साइन करके देती है पेपर के ऊपर, नहीं सेंट्रलाइज करो। उसके 3 हफ्ते बाद राहुल गांधी आके कहते हैं हाँ सेंट्रलाइज करो। खुद के दिमाग में तो कुछ क्लियर है नहीं। एक महीने में कहते हैं कि डिसेंट्रलाइज कर दो, लिखित में दिया है मोदी जी को, उसके अगले महीने ने ट्वीट करके कहते हैं भैया सेंट्रलाइज कर दो। आप आपस में अपने दिमाग में तो आप सोल्यूशन निकालो, आप चाहते क्या है। दूसरी बात कहते हैं फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि वैक्सीन एक्सपोर्ट किए। मेरे हिसाब से उनकी जानकारी के लिए उनको पता होना चाहिए भैया, पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं सबसे पुरानी राजनीतिक दल के इस देश के अंदर। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने नहीं कहा था, यूएन रिप्रेजेंटेटिव ने कहा था, वो भी मार्च के अंदर। और आपको पता होना चाहिए पूरे विश्व के अंदर सब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है, पढ़ लिख के किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, इंसान की जानकारी बढ़ती है। तीसरी बात पीएम की नौटंकी। अच्छा, प्रधानमंत्री जो वॉर फुटिंग पे लड़ रहे हैं, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो वेंटिलेटर हो, चाहे वो प्लांट्स हो, पीएसए प्लांट्स हो, चाहे वो इंपोर्टेशन हो, चाहे वो जीएसटी कस्टम सब हटाना हो, पीएम वॉर फुटिंग पे काम कर रहे हैं, वो नौटंकी है। लेकिन वो राहुल गांधी जो हाथरस के रास्ते में घास पे लेट गए थे, तमिलनाडु के चुनाव में किसी समुद्र नदी के अंदर कूद गए थे, कहीं पे पुशअप कर रहे हैं, कहीं पे डांस कर रहे हैं, वो नौटंकी नहीं है। हर रोज आके ट्वीट खेल रहे हैं, अपने टीका लगाया नहीं, वो नौटंकी नहीं। अच्छा मैं अपनी भाषा को समझूं, हाँ, और राहुल गांधी भाषा ना समझाए, वो कितना गुस्सा आ गया, राहुल गांधी को कैसे कह दिया, राहुल गांधी मोदी जी को नौटंकी कह सकता है। मैं राहुल गांधी का पर्दाफाश नहीं कर सकती। आलू से सोना निकल गया, कोका कोला कभी नींबू पानी शिकंजी था, कभी 1.5 लाख की जैकेट पहन के फटी जेब दिखाते हैं, वो नौटंकी नहीं है। जुपिटर वेलोसिटी वाली नौटंकी करते हैं तुम्हारे राहुल गांधी। मुकेश जी, जुपिटर वेलोसिटी वाली नौटंकी बात है राहुल गांधी। मुझे बताओ, घास पे क्यों लेट रहे थे, पुशअप क्यों कर रहे थे, डांस क्यों कर रहे थे, पानी में क्यों कूद गए, कभी भी एक बयान तो ढंग से आया नहीं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि वो नौटंकी कौन सी थी। चलिए मैं जनाब आप दोनों के बीच में आता हूं, मैं आप दोनों के बीच में आ रहा हूं, क्षमा चाहता हूं, आप दोनों के बीच में आ रहा हूं। मानव जी आप बहुत देर से उंगली उठा रहे हैं। नुपुर जी ने अपनी बातें रखी और मुकेश जी ने उसका जवाब दिया। मानव जी प्लीज, मानव जी। सर मैं प्रधानमंत्री जी का बड़ा सम्मान करता हूँ जी, हमारा बंगाल भी उनका बड़ा सम्मान करता है, लेकिन वो प्रधान। अच्छा मुकेश जी भाई हाथ जोड़ के कह सकता हूं आपसे कि जरा दूसरों को भी मौका दीजिए सर, प्लीज नुपुर जी 1 मिनट प्लीज नुपुर जी और मुकेश जी। मानव जी बोलना चाहते हैं कुछ, प्लीज मानव जी की आवाज सुन ले। मुकेश जी मुझे आपकी आवाज बंद करनी पड़ेगी साहब, आप नहीं सुन रहे हैं, मुझे आपकी आवाज बंद करनी पड़ेगी, बड़ा दुखद है मेरे लिए। प्लीज मुकेश जी। दुखद उनका भी है। अरे आप क्या मजाक कर रहे हैं साहब, आप पूरी डिबेट को डिरेल किए चले जा रहे हैं, मैं आपको बर्दाश्त किए चले जा रहा हूं और उसके बाद भी आप नहीं मान रहे। प्लीज मानव जी। बोलना चाहता था कि हम लोग सभी कोई पूरा देश प्रधानमंत्री जी का पूर्ण सम्मान करता है, लेकिन सर प्रधानमंत्री के रोल पे अगर आए तब अच्छी बात होगी, लेकिन वो तो बीजेपी के प्रधान प्रचारक के रोल में दिखते हैं। अब नुपुर जी बोल रही थी कि ऑक्सीजन का संज्ञान लिया, उन्होंने वैक्सीन की संज्ञान ली, उन्होंने कोविड के लिए बहुत सारी चिंतन करी, सभा करी, लेकिन ये भूल जाती है कि वो तो इलेक्शन लड़ रहे थे 17 अप्रैल तक। वो दुखी थे कि भाई इतनी भीड़ आ गई, उनके सभा में नहीं आई, इसके लिए वो दुखी थे। उनको शिकायतें थी कि वो परितात्मक करते हैं सुबह में, उसी दिन सुबह परितात्मक करते हैं कुंभ मेला, दिन में आके उनको दुख होता कि इतनी भीड़ आ गई, लेकिन उनके समय इतनी भीड़ नहीं आई। तो सर वैक्सीन के लिए जो बात करती है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि कितनी ऑक्साइड माने इंपोर्ट के लिए हमारे ऑर्डर बुक्स क्या है, हमारे क्या कोई लेजर है, कोई मेंटेनेंस है, कहां से भी हमने मापदंड रखा है। थर्ड वेव आने वाली है, उसके लिए कोई स्ट्रैटेजी हमारे प्रधानमंत्री जी ने बनाई है, या कोई टीम जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने बनाई है? नहीं है। सर वैक्सीन की जहां बात करते हैं, जहां फेडरलिज्म की बात करते हैं, सर मैं आज पूछता हूं सर, हम बंगाल से हैं, क्या हम पंजाब से बिड करेंगे कि भाई स्पुतनिक कौन कितने पैसे में ज्यादा लेके आएगा?
क्या हम ये मिजोरम से बिट करेंगे? चलिए, इसका जवाब नूपुर जी दे रही हैं। नूपुर जी जवाब दीजिए प्लीज, क्योंकि इसके बीच में अभी कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी का भी बयान आ रहा है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन पहले नूपुर जी का बयान ले लें। नूपुर जी प्लीज। पूरे देश को नूपुर जी करना है। मैं तो तभी बोल पाऊंगी जब मुझे मौका मिलेगा। अच्छा, मानव जी और मुकेश जी प्लीज जरा सुनिए तो सही कि नूपुर जी क्या कह रही हैं। नूपुर जी प्लीज। अरे सब राहुल जी के बारे में जहां दिन के अंदर देश के अंदर ऑक्सीजन करीबन 700 या 900 मेट्रिक टन बनती थी, वो बढ़ के 9000 मेट्रिक टन हुई और एक टाइम पे 13000 मेट्रिक टन भी थी। लेकिन हाल ये थे कि ममता दीदी ने मैं प्लीज अपनी बात करूं, मैं इनके ऊपर नहीं बोली। अच्छा मानव जी आपने अपनी बात रखी, मानव जी आपने अपनी बात रखी, बीच में कोई टोक रहा था क्या? लोग जो मरे हैं, जिनके परिवार वालों को देखिए ये होती है झूठ बयानी, गलत बयानी। मानव जी अगर पढ़ के आते हैं तो आज इतना बड़ा झूठ नहीं बोलते अजय जी। आप इनको चुप कीजिए, मैं तभी इनका जवाब दूंगी। मैं जरा अपना जवाब देना चाहती हूँ, हर बिंदु का जवाब दूंगी, लेकिन इनको चुप करना पड़ेगा। आपको प्लीज इनको चुप करना पड़ेगा। आप इनको अच्छा मानव जी लेकिन आप देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम तीन लोग आपस में बात नहीं कर पा रहे साहब। नहीं, आपने बातें कही, अरे जरा जवाब तो सुनिए ना साहब। देखिए इतना धैर्य तो रखिए। नहीं सुनिए मानव जी, हर कोई की मृत्यु, हर एक मृत्यु जो देश में हो रही है वो दुखद है, लेकिन कम से कम एक दूसरे की बात सुनने का धैर्य होना चाहिए। लाशों ने घेरा है मानव जी लाशों का ढेर बंगाल में भी है साहब, परेशान नहीं कर सकते। लाशों का ढेर बंगाल में भी है। आप क्या कर रहे हैं, जरा सुनिए तो सही साहब, क्या कर रहे हैं आप लोग? गंगा तट पे कब्रिस्तान। प्लीज मानव जी, प्लीज मानव जी, व्हाट इज दिस मानव जी, व्हाट इज दिस? इज दिस द वे टू डिबेट मानव जी? इज दिस अ वे टू डिबेट? प्लीज लिसन टू योर ओपोनेंट, हैव अ ग्रेस एट लीस्ट। प्लीज एक सेकंड, इतना ग्रेस तो दिखाइए जी। नूपुर जी प्लीज। अब मैं बोल सकती हूँ, आपको इनका फेडर डाउन करना पड़ेगा, ये नहीं बोलने देंगे इनके, क्योंकि इनका झूठ का पर्दाफाश करूंगी। मानव जी मैंने कहा था शुरुआत में, पढ़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं, इंसान की जानकारी बढ़ती है। आपको पता होना चाहिए कि लिक्विड मेडिसिनल ऑक्सीजन हमने एक्सपोर्ट करी नहीं है। आप इनको चुप करेंगे अजय जी, आप इनको चुप करेंगे? नहीं आप बैठे हैं। अच्छा चलिए, मैं एक काम करता हूं इस बीच में, ताकि आप लोग का तापमान थोड़ा सा सामान्य हो जाए। मैं अब आपको दिखाता हूं वो विवादित बयान। अब देखिए वो विवादित बयान जो पूर्व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कही है। इस बात को सुनिए, गौर से सुनिए और ध्यान से देखिए, यह बयान देखिए। कह रहा हूं भारत महान नहीं, भारत बदनाम है। ये आज सब देशों ने रोक लगाई है कि भारत के लोग नहीं आ सकते। अब भारत प्रसिद्ध हो रहा है ब्लैक फंगस से। कह रहा हूं भारत महान नहीं, भारत बदनाम है। ये आज सब देशों ने रोक लगाई है कि भारत के लोग नहीं आ सकते। अब भारत प्रसिद्ध हो रहा है ब्लैक फंगस से। नूपुर जी, भारत बदनाम है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ जी का बयान। नहीं, ये ऐसे अजय जी डिबेट नहीं होगी। अब मैं बिल्कुल मानव जी को बोलने नहीं दूंगी इस डिबेट के बाद, अगर इन्होंने अब मुझे परेशान किया तो। एंड आई हैव मोर कैपेसिटी टू स्क्रीन देन बोथ ऑफ देम पुट टुगेदर। पूरा देश जानता है ये। सबसे पहले तो सुनना बहुत जरूरी है। मानव जी थोड़े अनपढ़ है, इनको पता होना चाहिए था कि हमने मेडिकल ऑक्सीजन एक्सपोर्ट नहीं करी, जिसने वो। अच्छा नूपुर जी, लेट मी जस्ट टेक अ टाइम आउट। नूपुर जी लेट मी जस्ट टेक अ टाइम आउट। मैं अब आप सबके सामने बात बड़ी प्रखरता से, स्पष्टता से रख रहा हूं। अगर आप एक दूसरे की बात नहीं सुन पाएंगे तो जो हम इंडिया टीम में बिल्कुल नहीं करते हैं, लोगों की बातों को दबाना, वो मुझे मजबूरन करना पड़ेगा। आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, कम से कम 30 सेकंड से 1 मिनट एक व्यक्ति को बोलने दीजिए। 30 सेकंड से 1 मिनट तो मौका दीजिए बोलने का। नूपुर जी जो पर्सनल अटैक करती हैं। नहीं देखिए मानव जी, आपके पास पूरा मौका होगा। अगर मानव जी, अगर मैं आपको मौका ना दूं, सुनिए मानव जी प्लीज सुनिए, अगर मैं आपको मौका ना दूं तो आप मुझ पर उंगली उठाइएगा। लेकिन इस तरीके से अगर आप लोग डिबेट को डिरेल करते हैं, यह गलत है। मैं विनम्र आग्रह एक बार फिर कर रहा हूं, और यह मैं आखिरी आग्रह कर रहा हूं। अब मैं आवाज कम करूंगा, यह मैं कह दे रहा हूं। नूपुर जी प्लीज। कमाल है, जो इंसान एक महिला को कहता है कि नूपुर जी आंतरिक से आई है, वो व्यक्तिगत टिप्पणी पर इतना बुरा मान रहा है। जैसे को तैसा मानव जी, आपने शुरुआत ऐसी करी थी। दूसरी बात, थोड़ी पढ़ाई लिखाई के, मैं दोबारा तीसरी बार बोल रही हूँ, कोई
किसी का नुकसान नहीं हुआ। लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन हमारे देश ने एक्सपोर्ट किया ही नहीं है, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन एक्सपोर्ट किया है। आपकी जानकारी के लिए बहुत जरूरी है, जिसने आर्टिकल लिखा था उसने हटा भी दिया उसको और माफी भी मांग ली। तीसरी बात, वैक्सीन की बात आती है तो वैक्सीन जब भेजी गई थी ना बंगाल के अंदर, तो टीएमसी के कद्दावर नेता हैं, नाम बता दूं तो मैं आपको, उनका नाम पता है सिद्दीकुल्ला चौधरी, जिन्होंने बंगाल के पूर्व बर्धमान के अंदर पूरा का पूरा ट्रक वैक्सीन भरा हुआ रोक दिया था। ये तब है जबकि टीके को अगर सही तापमान में ना रखा जाए तो वो बर्बाद भी होता है। पिछले साल जब सेंट्रल मेडिकल टास्क फोर्स बार बार आना चाह रही थी बंगाल प्रदेश के अंदर कि भैया क्या मामला है, बात बद से बदतर हो रही है, तो आपकी दीदी ने उनको लैंडिंग परमिशन नहीं दी, यहां तक कि आपने उनको ब्यौरा तक नहीं करने दिया। जिस तरीके से बंगाल की सरकार ने एक ओवर एंड अबव समिति बना के रखी थी कि भैया डॉक्टरों से ज्यादा जानकारी है राजनेता रखेंगे या अफसर रखेंगे कि किसकी मृत्यु कोरोना से हुई है किसकी नहीं हुई है। माफी चाहती हूँ, आपका कोरोना वायरस का कैसा आपका मैनेजमेंट था ये तो तभी पता चल जाता कि जबकि ना तो आप कंट्रोल मीटिंग में ना कॉमन स्ट्रैटेजी मीटिंग में दीदी उपेक्षित थी, लेकिन जवाब दीजिए मालव जी, प्रेजेंस भी नहीं थी। जवाब दीजिए इसका मालव जी। नूपुर जी आपने अपनी बात रखी, मालव जी जवाब दे रहे, प्लीज नूपुर जी। जी मालव जी, बड़ी अच्छी बात बोली इन्होंने, सेंट्रल टास्क फोर्स की बात करी इन्होंने, उस समय की बात करी जब बंगाल में कोमॉर्बिडिटी के लिए पहले बंगाल ने स्टेटमेंट दिया था पूरे वर्ल्ड को कि कोमॉर्बिडिटी से भी बहुत सारे डेथ्स हो रहे हैं, और कोमॉर्बिडिटी एंड कोरोना संक्रमित जो डेथ्स थे वो डिवाइसिव डेथ्स हैं, दो अलग अलग तरीके के डेथ्स हैं। दूसरी बात मैं बता दूं, सेंट्रल टास्क फोर्स मैडम सच्ची में सेंट्रल टास्क फोर्स तो आई थी, बंगाल में आना चाहिए था उसको, जिस तरीके से यूपी में गई थी ना, अभी जो लाशों का अंबार लगा है, दिल्ली में गई थी ना कि ऑक्सीजन क्यों नहीं मिले, सुप्रीम कोर्ट में जब स्टेटमेंट दिया तो ओवर जेलस मत हो जाइए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला था, वो तो सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगा देते कि आपके लिए बहुत आसान है, आप किसी को भी फटकार लगा सकते हैं, आपका शासन है, आपको शोषण करना है आप करिए, आपने तो यही करा है। आप जब सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगा सकते हैं आप लोग, ये तो नहीं नया इंडिया का उन्नति। लेकिन मालव जी आपने जवाब नहीं दिया, जो मुद्दे अभी उठाए इन्होंने, आपने उसका जवाब नहीं दिया। लेकिन अब मैं जरा कमलनाथ जी के बयान पर एक छोटी प्रतिक्रिया ले लेता हूं, एक छोटी प्रतिक्रिया ले लेता हूं मुकेश जी से। मुकेश जी, कमलनाथ जी कहते हैं कि हिंदुस्तान बदनाम है। मान लिया मुकेश जी प्लीज एक मिनट मेरे पास वक्त कम है, प्लीज मुकेश जी, हिंदुस्तान बदनाम है। अजय जी और नुपुर जी को चुप कराइए, उनका सब चुप हैं। आप मुझे जवाब दे दीजिए इसका, हिंदुस्तान आज बदनाम है। मुकेश जी शर्म नहीं आती? अजय जी कमल देखिए, फिर वो शर्म आपको आनी चाहिए। कमलनाथ जी ने जो कहा है, यू क्या कर रहे हैं, तरीका नहीं है ये। आज पूरी दुनिया के अखबारों में जी हेडलाइन छप रही हैं, संपादकीय छप रहे हैं कि भारत सबसे खराब स्थिति में दुनिया में आज है, लाखों मौत इस देश में हो चुकी हैं। इन्होंने राहुल जी के बारे में संबंध कहा था, वो जवाब आपने मुझे देने नहीं दिया। मैं नुपुर जी, माननीय मोदी जी को आजकल राहुल जी सपने में दिखते हैं, और मैं बता दूं इस देश में राम राज नहीं है, जो रावण रूपी राज है उसके काली राहुल जी है और कांग्रेस है, इसलिए आपको नींद नहीं आती है आजकल कांग्रेस के नाम से। और मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस को आज पूरा देश चाहता है, और आज मोदी जी की जो चीची लीडर पूरी दुनिया में हो रही है, जो उनकी इज्जत में उनकी प्रतिष्ठा में छेद हुए हैं, उनको आप रफू नहीं कर सकती। अच्छा मुकेश जी इससे पहले कि नुपुर जी आपका जवाब दे, मुकेश जी इससे पहले कि नुपुर जी आपका जवाब दे, मेरे एक सवाल का बस खाली जवाब दे दीजिए। मुकेश जी अगर आप सवाल सुन रहे हैं प्लीज सुनिए ना, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए। अंतरराष्ट्रीय 4-5 अखबार में अगर हिंदुस्तान के बारे में कुछ गलत छपता है तो क्या दुनिया भर में हिंदुस्तान का नाम खराब हो गया है? मतलब हम ये मानते हैं कि हमारी साख, हमारे देश की सभ्यता का आकलन 4-5 अंतरराष्ट्रीय अखबार करेंगी? इतनी छोटी औकात है क्या हिंदुस्तान की? आप मुझे बोलने दो प्लीज। यही भारतीय जनता पार्टी जब यूपीए का शासन था तो एक विदेश के छोटे से अखबार की कटिंग लेके घूमती थी। आप कई चैनलों में दिखाया जाता था कि विदेश के फला अखबार में छपा है यूपीए के बारे में। आज क्या दर्द हो रहा है भाजपा को? और एक अखबार नहीं, पूरी दुनिया के अखबारों में संपादकीय छप रहे हैं आज कि हिंदुस्तान में मौत का आंकड़ा छिपाया जा रहा है, हिंदुस्तान ने जानबूझकर गलती की सरकार ने। चलिए आपने अपनी बात रखी, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है, इसलिए मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। अब आपका जवाब दे रही है नुपुर जी। प्लीज मुकेश जी अब आप चुप हो जाइएगा, प्लीज आग्रह कराओ। सिर्फ 1 मिनट नुपुर जी आपके पास है, प्लीज।
देखिए मैं तो 30 सेकंड में कह दूंगी। देखिए सपनों में ये कह रहे हैं कि हमारे आते हैं राहुल गांधी, आप हमारे सपनों में आ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी मोदी जी के गले पड़ रहे हैं। सच्चाई तो ये है, दिन की शुरुआत और दिन का अंत उनका मोदी 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 करके होता है। सच्चाई तो ये है, लेकिन सपने में आप आ रहे हैं। मतलब मेरे को तो हंसी आ रही है ये सोच के कि आपके कर्म कुछ और ही कहते हैं, आपके बोल से आपके कर्म बिल्कुल मेल नहीं खा रहे। खैर अब आप इनको चुप कीजिए, मैं तो इनके ऊपर नहीं बोली, मैं भी इनको उंगली दिखा सकती हूँ यू उंगली करके। देखिए इनको चुप कीजिए, मैं नहीं बोली इनके ऊपर, अब आपको चुप करना पड़ेगा। मैं तो इनके ऊपर नहीं बोली, मैं नहीं बोली इनके ऊपर, आपको चुप करना पड़ेगा। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं कोशिश पूरी कर रहा था। मैं कहूंगी ये जी प्लीज जल्दी मैं अपनी बात पूरी करूंगी, जल्दी कीजिए प्लीज, मेरे पास वक्त नहीं। नूपुर जी को चाहता है जी, ये कहते हैं देश कांग्रेस को चाहता है, लेकिन कांग्रेस को विदेशी बैसाखी की जरूरत पड़ रही है। कभी पॉर्न स्टार मिया खलीफा, कभी रिहाना, कभी ग्रेटा थुनबर्ग, और अब विदेशी न्यूज़पेपरों की बैसाखी पड़ रही है, जो भारत के कोरोना वायरस कह सकते हैं, लेकिन चाइनीज वायरस लिखने के लिए अधीर रंजन चौधरी का ट्वीट डिलीट करा सकते हैं। आप वही कीजिए जो मणिशंकर अय्यर ने कहा था, पाकिस्तान में जाके भीख मांगिए, मोदी हटाओ हमें लाओ। आपको पाकिस्तान और चाइना परस्त हो, देश अच्छी तरह जानता है। नूपुर जी आपने अपनी बात बहुत प्रखरता से रख ली, और मैं क्षमा चाहता हूं, हमारे पास वक्त इतना ही है, बात अभी तक यहीं तक हो सकती थी। बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आज हर तरफ से प्रधानमंत्री जी को सिर्फ घेरने के लिए मौके पर चौका मारा जाए तो किसी तरीके से सही नहीं ठहराया जा सकता। कम से कम ये तो आज कोई नहीं कह सकता अभी कि इस देश में पॉलिसी पैरालिसिस है, एक शब्द जो कि यूपीए शासन के दौरान बड़े पैमाने पर गूंजा करता था। बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राहुल गांधी ने सरकार की वैक्सीन नीति पर सवाल उठाए, सेकेंड वेव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया, सवाल यह भी किया कि वो ज्यादा समझदार हैं या ज्यादा समझदार कौन है, यह भी पूछा। नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी, सवाल यह है। इसी मुद्दे पर आज बहस देखिए शाम 6:20 पर कुरुक्षेत्र में सौरभ शर्मा के साथ। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।